इसमें चिकनाई बढ़ जाती है, उसके लिए चिकनाई की दवाई दी जाती है। और इसके अंदर जो एहतियात करनी होती है वो नमक और ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर गुर्दा बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रहा हो तो उस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SLE का मैं जिक्र कर चुका कि SLE किस किस अलामतों के साथ किसी इंसान के अंदर आ सकती है। अब जिक्र इस चीज़ का होगा कि अगर SLE गुर्दों को नुकसान पहुंचा दे तो उसमें क्या अलामतें आएंगी, उसका तकलीफ़ किस तरह की होंगी और उसका इलाज किस तरह का होगा। मोटी सी बात करेंगे, उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। नंबर 1, गुर्दे में SLE ने अटैक कर दिया। ल्यूपस नेफ्राइटिस इसका नाम रखा हमने। ये अंग्रेज़ी का नाम है और ल्यूपस जहाँ पे भी लफ्ज़ लगाते हैं वो SLE की एक फॉर्म है, SLE की एब्रीविएशन समझ लीजिए। और उसको हम उस ऑर्गन को साथ अटैच करते हैं। नेफ्राइटिस गुर्दे के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो जो SLE की वजह से गुर्दे के अंदर सोजिश हो रही हो उसको हम ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अंदर मरीज़ को कैसे पता चलेगा? अगर उसके अंदर वो सारी अलामतें हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उनको मुंह में छाले बनते हैं, उनको स्किन पे रैश बनता है, उनको धूप में या रोशनी से स्किन जलना शुरू हो जाती है, तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, स्किन सुर्ख हो जाती है, और बाकी जो अलामतें मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, उसके साथ उनको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, उनके यूरिन के अंदर झाग आना शुरू हो गई है, उनके यूरिन के अंदर खून आना शुरू हो गया। और बाज़ ये खून सुर्ख रंग का हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये डीनेचर्ड होके आता है और काले रंग का होके आता है। तो कोक कलर्ड यानी पेप्सी या कोक के रंग का पेशाब आ जाता। अब यहाँ प्रोटीन निकले सिर्फ, फिर भी ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकती है। खून आए या काले रंग का हो और BP बढ़ जाए फिर भी हो सकती है। और बाज़ का सिर्फ और सिर्फ इनमें से कोई एक अलामत आ रही होती है, बाकी सारे नहीं आती, और फिर फर्दर आप टेस्ट करवाते हैं तो उस पर पता चलता। स्वेलिंग किस नौइयत की होती है? स्वेलिंग के अंदर ज़्यादातर पाँव पे स्वेलिंग होती है, और पाँव पे स्वेलिंग के साथ साथ जिस्म पे कुछ रैश भी बन सकते हैं। और अगर साथ प्लेटलेट्स या HB का प्रॉब्लम हो तो पेलर यानी कि रंग जो सा है वो पीला पड़ जाता है। पीला तो कहना ज़रा गलत हो जाएगा लेकिन फीका पड़ जाता। और दूसरे नंबर पर प्लेटलेट कम होने से निशान जिस्म पे पड़ सकते हैं। अगर ये बच्चे बच्चियां जो उनसे हैं, बच्चियां ख़ास तौर पे ये प्रोडक्टिव एज पे हैं और बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं, तो इनके अंदर बाज़ का माँ बनने की अहलियत में थोड़ी सी तकलीफ़ आना शुरू हो जाती। अगर फ़र्ज़ करें कि SLE की अलामात हैं और हमल ज़ाया हो रहे हैं तो एक कंडीशन जिसे हम एप्ला कहते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, उसे रूल आउट करना पड़ता है। उसके अंदर बार बार हमल ज़ाया हो रहा होता है और वो काबिल इलाज मर्ज़ है, और उसके बारे में जब टेस्ट करवाए जाएँ तो फिर ही उसका इलाज प्रॉपरली शुरू होता है, और वो SLE से एसोसिएटेड है, हम उसे सेकेंडरी एप्ला कहते हैं। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेशुमार दवाइयाँ जो दी जाती हैं, इस तरह सोजिश को कंट्रोल करने के लिए लैसिक्स और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें चिकनाई बढ़ जाती है, उसके लिए चिकनाई की दवाई दी जाती है। और इसके अंदर जो एहतियात करनी होती है वो नमक और ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर गुर्दा बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रहा हो तो उस सूरत में गोश्त और दालों का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता। जिन टेस्टों को इस सूरत में करवाना पड़ता है वो ज़्यादातर गुर्दे और SLE पे फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पे RFTs करवाने होते हैं ताकि यूरिया क्रेटिनिन देखा जाए। नमकियात की खराबी देखना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ का पोटाशियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, और एक मर्ज़ होता है जिसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं, वो इसमें हो जाए तो पोटाशियम कम हो जाता। आम मर्ज़ों में गुर्दे में तो ऊपर बढ़ता है ना, इसमें कम भी हो सकता। और बाइकार्बोनेट जो मैंने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था, बाइकार्बोनेट भी इसमें कम हो सकता। तो उस सूरत के अंदर इनमें से जौन सा मर्ज़ मिलेगा उसके लिहाज से फिर कुछ टेस्ट उसके आगे चलते जाएंगे।
RFTs हो गए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इसके बाद यूरिन कंप्लीट टेस्ट किया जाता है और उसमें प्रोटीन देखा जाता है कितनी है ये, और उसके नीचे रेड ब्लड सेल्स RBCs लिखा होता है वो कितने आए हुए हैं। प्रोटीन को फिर क्वांटिफाई करने के लिए कि कितनी निकल रही है गुर्दे से प्रोटीन, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके लैब में दिया जाता है और उसका टेस्ट करवाते हैं। खासकर अगर मसला थोड़ा हो तो एक ही स्पॉट सैंपल में जो आते जाते लैब में ड्रॉप किया जा सकता है, वो एक दफ़ा का जो यूरिन किया उसी में चेक कर दिया जाता है। दोनों सूरतों में प्रोटीन को क्वांटिफाई करके इस फैसला किया जाता है कि ये 3500 मिलीग्राम से नीचे है कि ऊपर है, क्योंकि ये वो वाटरशेड लाइन है जिसके ऊपर जाके हम फैसला करते हैं कि पेशेंट का प्रोटीन ये बहुत ज़्यादा है या इसको कम रेंज के अंदर हमने कंसीडर करना। लिपिड प्रोफाइल मुकम्मल होनी चाहिए, थायराइड का टेस्ट भी साथ होने चाहिए, और ANA, DS-DNA और ENA का टेस्ट भी करवाया जाता है। अमूमी तौर पे बाज़-औक़ात क्रेटिनिन बड़ी तेज़ी से डिरेंज हो रही हो तो साथ एनका का भी टेस्ट करवाया जाता है ताकि डबल पॉजिटिविटी को देखा जाए। बाज़-औक़ात ये मर्ज़ अकेला नहीं होता, अपनी सहेली किस्म की जो बीमारियां हैं वो भी साथ ले आता है और उनके लिए इलाज की फिर सेपरेट ज़रूरत होती है, उनके लिए दवाई में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है और मर्ज़ की फितरत में भी थोड़ा सा उस सूरत में फ़र्क हो जाता है। फिर इसकी जब हम तशख़ीस पहुंच चुके और हमें लगा कि वाकई ये SLE से रिलेटेड है, फिर गुर्दे की बायोप्सी की जाती है, गुर्दे का सैंपल लिया जाता है। उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में गुर्दे वाला एरिया सुन करके एक सैंपल लिया जाता है और वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, वो सिंपल सा प्रोसीजर है और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है आधे दिन या एक दिन तक, ताकि अगर यूरिन में से कोई खून आता है तो उसको ऑब्जर्व किया जा सके। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जोन सी है वो बहुत लंबी है और इस ट्रीटमेंट के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जोन सी है वो एक सेपरेट बनाऊँ। एक दवाई जो इसमें से माइक्रोफेनोलेट मोफिटल दी जाती है सेलसेप्ट के नाम से, उसके ऊपर वीडियो मैं बता चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा टीम को कि वो उसका एक लिंक ऊपर दे दें ताकि लोग जो वो सुनना चाहें वो देख लें। स्टेरॉइड इस्तेमाल होते हैं उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा भी इंशाल्लाह उसकी अपडेटेड लेटेस्ट रिसर्च की वीडियो शेयर करूँगा। और उसके बाद साइक्लोफॉस्फामाइड जोन सी एक दवाई है वो टीके की सूरत में इस्तेमाल की जाती है और गोली भी वैसे उसकी मौजूद है और वो इस मर्ज़ को रिकवर करने के काम आती है। इसके अलावा रिटुक्सिमैब नाम से एक इंजेक्शन है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों पे 1 बाय 1 वीडियो बनाई जाएँ ताकि जो लोग इस मर्ज़ में और ये इलाज करवा रहे हैं वो इन तमाम दवाइयों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान के इलाज जारी रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई आसानी मिलेगी और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।